ये जो घटना है, जो वाक़या मैं आप सबको बताने सुनाने जा रहा हूँ, वो 2016 की है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 2005 में हो चुकी थी। मतलब वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है और जगह है दक्षिण का राज्य कर्नाटक। तो आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, विदाउट प्रॉम्प्टिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ पहले गेस किए या उसके बारे में बताए बगैर। कर्नाटक में एक ज़िला है कलबुर्गी। इस कलबुर्गी के एक सरकारी स्कूल में 2 नए नए टीचर्स की नियुक्ति होती है, नौकरी लगती है। एक टीचर है जिसका नाम है लक्ष्मी, तकरीबन 28 साल के आसपास एज है, और दूसरा जो टीचर है उसका नाम है इम्तियाज़, 30 साल। ये दोनों उस स्कूल में आते हैं और अपने काम की, अपने प्रोफेशन की, करियर की शुरुआत करते हैं। एक साथ काम कर रहे थे, कलीग थे, बातचीत होने लगी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, अच्छे लगने लगे, और फिर ये बातचीत, ये कलीग्स की दोस्ती, वो प्यार में तब्दील हो गई। अब प्यार तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो, अलग अलग धर्मों की बात हो, आप समझते हैं कि हमारा समाज जो है इतनी आसानी से इस तरह के रिश्तों को इजाज़त नहीं देता है। तो इन दोनों ने भी जब अपने घरों में बात की शादी के लिए, तो दोनों के घरों ने इस रिश्ते से मना कर दिया, ना कर दिया। लेकिन चूंकि दोनों प्यार करते थे और चाहते थे कि साथ रहें, शादी करें, तो दोनों ने चुपके से शादी कर ली। ये सब कुछ हो गया, बहुत खामोशी से शादी हो गई और घर वालों को पता भी नहीं चला। कई साल बाद घर वालों को जानकारी हुई कि उनके बच्चों ने शादी कर ली है। लेकिन अब चूंकि कई साल गुजर चुके थे, तो घर वालों ने भी कोई ज़्यादा प्रतिवाद नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया। एक तरह से देखा जाए तो दोनों परिवारों ने इन दोनों को इग्नोर कर दिया, उनके रिलेशनशिप को, उनके साथ रहने को, सब कुछ को इग्नोर कर दिया। वक्त गुजरता रहा और फिर 2011 में, शुरुआत 2005 से हुई थी, 2011 में इन लोगों ने ऑफिशियली कोर्ट मैरिज की और ऑन पेपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए पति पत्नी के तौर पर। इसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी चलती रही और फिर इनको एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों कलबुर्गी के उसी गवर्नमेंट स्कूल में, जो जहाँ नियुक्ति हुई थी, वहाँ पहले एज अ कलीग काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर हस्बैंड वाइफ हो गए। इसके बावजूद स्कूल में तो खैर कलीग ही थे। दोनों की ज़िंदगी यूं ही चलती रही। 2014 में इस लव स्टोरी में पहली बार एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट यूं आया कि पहली बार इस लव स्टोरी में कुछ नया हुआ ये कि 2014 में लक्ष्मी की माँ, जो कलबुर्गी से दूर कर्नाटक के ही शिवमोगा ज़िले में भद्रावती नाम का एक तालुक है, एक तहसील है, वहाँ रहती है। तो लक्ष्मी की माँ ने 2014 में अपनी बेटी से ये कहा कि बेटी, तुम्हें तो पता है मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ और तुम मुझसे काफ़ी दूर कलबुर्गी में नौकरी कर रही हो, यहाँ कोई मुझे देखने वाला नहीं है, तो प्लीज़ अगर हो सके तो तुम अपना ट्रांसफ़र यहाँ करा लो, हम लोग साथ में रहेंगे, तुम थोड़ा मेरा ख्याल भी रख लेना, मेरी उम्र हो चली है। अब एक माँ ने जब अपनी बेटी से ऐसी बातें कही, इमोशनल बातें, तो फिर बेटी से रहा नहीं गया। लक्ष्मी ने यह तय किया कि वो ट्रांसफ़र कराएगी भद्रावती में और अपनी माँ के साथ रहेगी। उसने इसके लिए ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी और जो उसकी दलील थी वो काम कर गई। सरकारी स्कूलों में ट्रांसफ़र भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, आपको पता है। तो दलील काम कर गई और लक्ष्मी का ट्रांसफ़र कलबुर्गी से भद्रावती हो गया। भद्रावती में उसने किराए का एक मकान लिया और वहाँ पर रहने लगी। माँ को उसने अपने साथ बुला लिया, माँ जहाँ भी रहती थी वहाँ से बुला लिया, और जहाँ पर स्कूल था उसके पास में ही किराए का मकान लेकर अपनी माँ और अपने छोटे से बच्चे के साथ लक्ष्मी अब भद्रावती में रहने लगी। अब इम्तियाज़ जो कलबुर्गी में पढ़ा हुआ था, वहाँ एज अ टीचर काम कर रहा था, उसको अब भद्रावती आने की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि भाई फैमिली है तो वाइफ के पास, बच्चों के पास जाना बनता है। पहले तो आना जाना लगा रहा, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस तरह से तो चलेगा नहीं। फिर इम्तियाज़ ने कोशिश की कि अब मैं भी जो है अपना ट्रांसफ़र कराऊं और जल्द से जल्द मैं भी भद्रावती पहुंचूं, ताकि फैमिली जो है फिर से यूनाइटेड हो सके और एक साथ वो लोग रह सकें। तो इम्तियाज़ ने कोशिश शुरू की, मगर इम्तियाज़ के मामले में किस्मत जो है बहुत अच्छी नहीं रही। इम्तियाज़ कोशिश करता रहा, लाख कोशिश कर ली, लेकिन उसका ट्रांसफ़र जो है वो कलबुर्गी से भद्रावती नहीं हो रहा था। इस तरह से दिन, महीने, साल वो गुजरते जा रहे थे। तकरीबन 2 साल का वक्त गुजर गया, यानी 2014 में लक्ष्मी ने ट्रांसफ़र लिया था भद्रावती शहर में, टाउन में, और
2016 का वक्त आ चुका था और अभी तक इम्तियाज़ को ट्रांसफ़र नहीं मिला था। इस बीच हुआ ये कि 2 साल बाद 8 जुलाई 2016 को लक्ष्मी ने एक रोज़ अचानक इम्तियाज़ के बड़े भाई एजाज को फ़ोन किया। वो भी कर्नाटक में ही रहता है और एजाज को फ़ोन करके उसने एक ऐसी बात बताई कि एजाज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एजाज के साथ आमतौर पर लक्ष्मी की बातचीत नहीं होती थी। मैंने आपको बताया है कि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे और दोनों के घर वाले जो है उन्होंने इन दोनों को एक तरह से इग्नोर कर दिया था शादी के बाद। तो जाहिर सी बात है दोनों परिवारों के बीच में भी बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे। तो लक्ष्मी की एजाज से आमतौर पर यानी अपनी जेठ से आमतौर पर कभी बातचीत होती ही नहीं थी। लेकिन वन फाइन डे 2016 में 8 जुलाई की तारीख को उसने अपने जेठ, जिसे बिहार, झारखंड और देश के एक बड़े हिस्से में भसुर भी कहा जाता है, अपने भैंसुर को या जेठ को उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने जो बात बताई वो सुनकर एजाज हिल गया। उसने बताया कि उसने बड़ी मजबूरी में, बड़ी बेबसी में उनके भाई और अपने पति इम्तियाज़ की हत्या कर दी है। एजाज को लगा कि मैं क्या सही सुन रहा हूँ। उसने पूछा क्या क्या कहा तुमने? तो उसने कहा नहीं, मैं सही बता रही हूँ, मैंने आपके भाई इम्तियाज़ को मार दिया है, लेकिन मैं बहुत बेबस थी, उसने मेरा जीना हराम कर रखा था, मुझे बहुत रोकता टोकता था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसलिए मैं चूँकि झूठ नहीं बोलना चाहती, आप मेरे परिवार के हैं, आप मेरे अपने हैं, तो इसीलिए मैंने आपको सच सच सारी बातें बता दी। अब देखिए इम्तियाज़ का और मेरा जो बेटा है उसकी परवरिश की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। और बेशक मैंने आपके भाई की हत्या कर दी हो, लेकिन आपके घर का ये जो बच्चा है, जो हमारा बेबी है, हम उसकी परवरिश ठीक से करें, इसलिए आप उसमें मेरी मदद कीजिए। अब एजाज़ को ये बातें सुनकर जो है बहुत बड़ा झटका लगा और उससे बड़ा नागवार भी गुजरा। एजाज़ को ये लगा कि यार इतने दिनों के बाद अगर मेरे भाई की वाइफ मुझे फ़ोन करे और फ़ोन भी इसलिए करे ये बताने के लिए कि उसने मेरे भाई की हत्या कर दी है, तो मैं इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, कैसे इस राज को छुपा सकता हूँ। एजाज़ से रहा नहीं गया और उसने तुरंत भद्रावती पुलिस को, लोकल पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अब लोकल पुलिस ने जब ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। कान खड़े होना लाजमी था क्योंकि कोई मामूली जुर्म की बात नहीं थी, मर्डर जैसी जुर्म की बात थी। तो पुलिस की एक टीम जो है फ़ौरन भद्रावती में उस जगह पर पहुंची जहां पर लक्ष्मी किराए का मकान लेकर रहा करती थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने वहां जाकर देखा कि मकान में ताला लग रहा है, लक्ष्मी गायब है, इम्तियाज़ का कोई पता नहीं है, घर के बाकी लोग भी नहीं हैं, किराए का मकान था। तो पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि लक्ष्मी जो है वो कहीं भाग चुकी है। लेकिन पुलिस को इस मामले को सुलझाना तो था ही। 8 जुलाई की तारीख की ही ये बात है। अब पुलिस एक्टिव हो गई और उसने फ़ौरन लक्ष्मी का जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन को उसने सर्विलांस पर लगा दिया। मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाने का नतीजा ये हुआ कि उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है वो ट्रेस हो गई और वो ट्रेस हुई भद्रावती टाउन में ही एक दूसरे जगह पर। पुलिस ने उस जगह पर दबिश दी और दबिश डालने के बाद वहाँ लक्ष्मी को पकड़ लिया। लक्ष्मी के साथ पुलिस ने एक और आदमी को भी पकड़ा जिसका नाम है कृष्णमूर्ति। लक्ष्मी ने, जब पुलिस ने सख्ती की तो लक्ष्मी ने ये जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि हाँ, उसी ने जो है अपने पति इम्तियाज़ की हत्या की है और उसने इसके बारे में अपने जेठ को, एजाज़ को बताया था, लेकिन एजाज़ ने लगता है कि सारा राज खोल दिया है, तो उसके पास भी अब बचने का कोई ज़रिया या रास्ता था नहीं, तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया। अब पुलिस ने पूछा कि हत्या क्यों की? जब आपने लव मैरिज की थी, आपको एक बेटा है और दोनों के बीच में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर आपने हत्या क्यों की? तो इसके बदले में लक्ष्मी ने जो कहानी सुनाई वो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही धोखे वाली कहानी थी। असल में लक्ष्मी जो है वो मूल रूप से तो भद्रावती की ही रहने वाली थी, लेकिन उसकी नौकरी लगी थी कलबुर्गी में। तो जब कुछ साल कलबुर्गी में नौकरी करने के बाद वो भद्रावती में वापस आई, तो यहाँ वापस आने के बाद जब अपनी माँ के साथ रहने लगी तो जिस मोहल्ले में वो रहती थी वहाँ उसके बचपन का एक दोस्त रहता था जिसका नाम है कृष्णमूर्ति। वही कृष्णमूर्ति जिसके साथ अभी पुलिस ने लक्ष्मी को पकड़ा था। तो ये कृष्णमूर्ति जो था, इसके साथ लक्ष्मी की दोस्ती फिर से रिवाइव हो गई और अब ये बुढ़ापे की दोस्ती थी। पहले तो बचपन वाली दोस्ती थी, लड़कपन वाली दोस्ती थी, अब ये लोग मैच्योर्ड हो चुके थे, लेकिन मैच्योरिटी में भी इन लोगों ने इमैच्योर एक्ट किया। हुआ ये कि इम्तियाज़ पड़ा हुआ था कलबुर्गी में, नौकरी कर रहा था, और इधर लक्ष्मी जो है कृष्णमूर्ति के साथ इश्क लड़ाने लगी भद्रावती में रहकर, और इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। इस बीच
इम्तियाज़ जो है कई बार जब कलबुर्गी से वापस भद्रावती आता था अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए, तो उसने कई बार कृष्णमूर्ति को अपने घर में भी देखा और पड़ोस में भी देखा। तो जितनी बार कृष्णमूर्ति को देखा या बातचीत हुई, लक्ष्मी ने कृष्णमूर्ति को अपना ही रिलेटिव बताकर इम्तियाज़ के साथ उसे इंट्रोड्यूस कराया। ऐसा तब और होता है जब आप परिवार के एक एक मेंबर को नहीं जानते हैं। और एक एक मेंबर को क्यों नहीं जानते हैं? जब आप परिवार से कटे हुए रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इन दोनों की शादी हुई, चूंकि दोनों अलग अलग धर्मों के थे, तो घर वालों ने बहुत ज़्यादा इनको अपनाया नहीं और इनका एक तरह से तिरस्कार ही किया। तो तिरस्कार करने की वजह से दोनों एक दूसरे के परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे। तो इम्तियाज़ को भी कृष्णमूर्ति नाम के किसी आदमी के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब लक्ष्मी ने बताया कि ये हमारे रिलेटिव हैं, बगल में ही रहते हैं, तो इम्तियाज़ ने कभी शक भी नहीं किया और इनका अफेयर जो है इम्तियाज़ की गैरहाजिरी में चलता रहा। लेकिन ये सारी बातें और ऐसी हरकतें छुपती तो है नहीं। देर सवेरे इम्तियाज़ को इस बात की जानकारी मिल गई और जैसे ही जानकारी मिल गई, कोई भी हस्बैंड या कोई भी वाइफ इस तरह के रिलेशनशिप को कैसे बर्दाश्त करता है। तो इम्तियाज़ ने क्या किया, लक्ष्मी को और कृष्णमूर्ति को रोकने टोकने की शुरुआत कर दी। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो गई और तब लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने मिलकर यह तय किया कि वो इम्तियाज़ की हत्या करेंगे। 7 जुलाई को इम्तियाज़ भद्रावती में था और कुछ कामकाज निपटाने के बाद वो अपने घर लौटा रात को। लक्ष्मी ने उसे डिनर सर्व किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके खाने में कोई जहरीली चीज़ मिली हुई है। इम्तियाज़ ने डिनर किया। डिनर करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद लक्ष्मी ने घर में कृष्णमूर्ति को बुला लिया। माँ और बच्चा जो है वो एक दूसरे कमरे में थे, सो रहे थे। और कृष्णमूर्ति को बुलाने के बाद लक्ष्मी ने उसके साथ मिलकर इम्तियाज़ के सिर पर हथौड़े से और दूसरे भारी चीज़ों से घातक प्रहार किया और बेहोशी की हालत में ही उस पर इतने वार किए कि उसकी जान चली गई। इस तरह से रातों रात इम्तियाज़ की हत्या कर दी और 7 और 8 जुलाई की मिडनाइट को इन्होंने वो बॉडी जो है इम्तियाज़ की भद्रा नदी में डिस्पोज ऑफ कर दिया, बहा दिया। और इस काम में उनकी मदद की कृष्णमूर्ति के भाई शिवराजू ने। शिवराजू एक इनोवा लेकर आया जो उसके पास था। उस इनोवा में उन्होंने इम्तियाज़ की बॉडी रखी और भद्रा नदी के किनारे तक लेकर गए और नदी की तेज़ धार में उन्होंने वो लाश फेंक दी और वापस घर चले आए। लेकिन हुआ ये कि लक्ष्मी इस हत्या के बाद से जो है काफ़ी डरी हुई थी। उसको तनाव था कि कहीं ये भेद खुल ना जाए। वो अपने साथ कुछ हमदर्दों को जुटाना चाहती थी जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और ये कहे कि चलो जो हो गया कोई बात नहीं, तुमने गलती कर दी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो लक्ष्मी ने क्या किया, हमदर्दी जुटाने के लिए और इस मामले में खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना इम्तियाज़ के भाई एजाज़ को ही सारी बातें बता दूं और उनको कन्विंस कर लूं ये कहकर कि बच्चे का सवाल है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जज्बात में आके लड़ाई झगड़े में मैंने अपने पति की यानी आपके भाई की हत्या कर दी है। तो उसने ये बात जो है उसको बताई एजाज़ को। लेकिन एजाज़ जो है वो कैसे बर्दाश्त करता, एक भाई की हत्या हुई थी, भाई कैसे इसे मान लेता। तो उसने जो है ये तय किया कि वो छोड़ेगा नहीं और उसने फिर फ़ौरन पुलिस को जानकारी दी। 7 और 8 जुलाई की रात को हत्या हुई। 8 जुलाई के दिन कातिल महिला ने, लक्ष्मी ने, इस बात का कन्फेशन किया मोबाइल फ़ोन पर अपने ही जेठ के पास। उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू की और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि पुलिस की तफ्तीश और स्विफ्ट एक्शन की बदौलत अगले ही दिन यानी 9 जुलाई को भद्रा नदी से गोताखोरों की मदद से वो लाश पुलिस ने रिकवर कर ली, बरामद कर लिया। और उस लाश पर जब पोस्टमार्टम हुआ तो उन इंजरीज़ के मार्क भी मिले जिस तरह के हथियार से उसके सिर पर हमला किए जाने की बात लक्ष्मी ने और कृष्णमूर्ति ने कबूल की थी। उनकी निशानदेही पर वो हथियार भी पुलिस ने प्रोक्योर कर लिए, बरामद कर लिए, रिकवर कर लिए। इस तरह से कत्ल के एक ऐसे मामले को जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, खुद कातिल के एक फ़ोन कॉल ने उस मामले को सॉल्व कर दिया, सुलझा दिया। यहाँ एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि हत्या तो हो गई, लाश बरामद भी हो गई और कातिल जो है वो पकड़ा भी गया। लेकिन रीज़न जो है वो फ़ोन कॉल बना जो इम्पल्सिव रीज़न की वजह से, इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से खुद कातिल महिला ने उसके बड़े भाई को फ़ोन करके बताया, मरने वाले शख्स के यानी अपने पति के बड़े भाई को फ़ोन करके बताया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर फ़ोन नहीं करती तो ये राज कभी नहीं खुलता, किसी दूसरी तरीके से खुलता, लेकिन इतनी जल्दी इसलिए खुल गया क्योंकि उसने खुद ही जो है अपना ये राज फाश कर दिया। अब इस मामले में इतने सालों के बाद कोर्ट ने
तकरीबन 9 साल हो गए। कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने जो सज़ा दी है उसके मुताबिक लक्ष्मी को और कृष्णमूर्ति को इस मामले में फांसी की सज़ा दी गई है। भद्रावती की अदालत ने यह फैसला किया है और भद्रावती की अदालत में पहली बार किसी को फांसी हुई है। इसके अलावा जो शिवराजू नाम का आदमी है जिसने लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी, कृष्णमूर्ति का भाई, उसे कोर्ट ने इस मामले में 7 साल की कड़ी सज़ा दी है। तो एक मामला जिसकी शुरुआत जुर्म की तो नहीं लेकिन कहानी की शुरुआत 2005 से हुई, उस कहानी का अंत अब जाकर हुआ है 2025 में, जब एक शख्स की मौत हो चुकी है, एक आदमी को 7 साल की सज़ा हुई है और बाकी 2 लोग फांसी के लिए दोषी करार दिए गए हैं, यानी जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई है। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका कमेंट, आपका नज़रिया क्या है? मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर।